हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दर्शना क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सुप्रताप और मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कर रहे थे ऑक्सीजन फैमिली, और ऑक्सीजन फैमिली में हमने ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करी थी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सल्फर के कुछ कंपाउंड्स के बारे में और देखेंगे सल्फर के कंपाउंड्स का रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सल्फर कंपाउंड्स है ना, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स। सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स। सल्फर एंड कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, हाँ ठीक है। अच्छा, सल्फर एंड कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। जो रेगुलर सल्फर है आपका, वो रहता है, आपका कुछ पॉइंट्स है इसमें देखो। जो रेगुलर सल्फर है वो रहता है क्राउन शेप में। किस शेप में रहता है? क्राउन शेप में, या इसको बोलते हैं हम पकड़ शेप। क्या बोलते हैं इसको? पकड़ शेप। शेप कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है। कुछ इस तरह से इसका शेप होता है, क्राउन शेप और पकड़ शेप। क्राउन शेप और पकड़ शेप, है ना, पकड़ शेप, है ना। कुछ इस तरह से शेप होता है, क्राउन शेप और पकड़ शेप। इसकी जो सल्फर है उसकी टेंडेंसी है कि वो पाई बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि उसका पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, तो वो प्रेफर करता है सिग्मा बॉन्ड ही बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो जो उसका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्टेंस होगा वो S8 की फॉर्म में होगा सॉलिड। जब उसको आप हीट करोगे तो S2 गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो S2 है दिस विल बी सिमिलर टू O2। ठीक है, सिमिलर टू O2 इन विच सेंस कि O2 क्या होता है आपका? O2 इज पैरामैग्नेटिक। O2 इज पैरामैग्नेटिक। ये हमें कहां से पता चला था? MOT से पता चला था कि O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक है। उसी तरह S2 इज पैरामैग्नेटिक। S2 भी क्या है? पैरामैग्नेटिक विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। S2 इज पैरामैग्नेटिक विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको जैसे O2 के बारे में पता चला, वैसे ही S2 भी क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ है। ठीक है, बात समझ आती है? ठीक है, अब इसकी दो फॉर्म्स है। एक फॉर्म है रोम्बिक सल्फर। ठीक है, रोम्बिक सल्फर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अल्फा सल्फर, है ना, रोम्बिक सल्फर। ठीक है, और इस रोम्बिक सल्फर को अगर आप 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हो तो ये बनाता है आपका क्या बनाता है? मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर और बीटा सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर और बीटा सल्फर। ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर और बीटा सल्फर। अब एक चीज और खास बात इसमें कि ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर है बेटे? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है ना, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको बोलते हैं हम बीटा सल्फर। इसको क्या बोलते हैं? बीटा सल्फर। तो आपके पास अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों है, और इस तरह से इसका कन्वर्जन होता है। तो आपको एक चीज पता चली कि सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? क्राउन फॉर्म या पकड़ शेप में। एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एसिड को अगर हीट कर दो S2 बनाएगा, जो गैसियस फॉर्म है। और जो गैसियस फॉर्म है इसका जो नेचर होगा वो ऑक्सीजन की तरह होगा, और ऑक्सीजन क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। वैसे ही S2 भी क्या है? पैरामैग्नेटिक। फिर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, दो फॉर्म्स है इसकी, जिसमें आप 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको कन्वर्जन कर सकते हो, अल्फा और बीटा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी सल्फर के बारे में, है ना। अब इसके कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसे कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, और पहला कंपाउंड जो हम करेंगे वो करेंगे हम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या करेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, पहला कंपाउंड करेंगे हम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनता है? पहली चीज हम प्रिपरेशन देखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, प्रिपरेशन। पहला क्या है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होता है कि किसी भी सल्फाइड को, मेटल सल्फाइड को अगर आप एसिड में डालते हो, किसी भी मेटल सल्फाइड को अगर आप एसिड में डालते हो तो आपको क्या मिलता है? H2S। एक चीज और याद रखना कि जब आप लेबोरेटरीज में अपना काम कर रहे होंगे, या फिर आपका लैब प्रिपरेशन चल रहा होगा, या आपके लैब टेस्ट चल रहे होंगे, तो आपसे एग्जामिनर जरूर ये पूछेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो प्रिपेयर करने का तरीका क्या है? किसी भी मेटल सल्फाइड को अगर आप एसिड में डाल दें तो आपको H2S गैस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूज किया FeS। ठीक है, इसको आपने HCl में डाल दिया। किस में डाल दिया? HCl में। तो क्या बना देगा? FeCl2 प्लस H2S। FeCl2 प्लस H2S। H2S की स्मेल। अब H2S की स्मेल कैसी होती है? रॉटन एग स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? रॉटन एग। कैसी स्मेल होती है? रॉटन एग स्मेल, है ना। तो किसी भी
सल्फाइड को अगर आप एसिड में डालो तो बन जाता है। ऐसे जैसे एक और एग्जांपल ले लो, Sb2S3 ये डाल लिया, साथ में आपने ले लिया H2SO4, साथ में आपने ले लिया H2SO4, तो क्या बनेगा आपका, बनेगा SbSO4 Sb2SO4 होल थ्राइस प्लस H2S, Sb2SO4 होल थ्राइस प्लस H2S, इस तरह से आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सल्फाइड को अगर आप एसिड में डालोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, बट दिस टू आर, दिस इज वीक एसिड। ये क्या है, वीक एसिड है। और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनने की प्रिपरेशन तो हमने करी हुई है ही, हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड तो आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन क्या है, FeS, किसी भी सल्फाइड को अगर आप एसिड में डालते हो तो क्या बनता है आपका बनता है H2S गैस बनता है। क्या बनता है, H2S गैस। चलिए ठीक है, प्रिपरेशन की बात कर ली। अब बात करते हैं प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की, है ना। तो मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो प्रॉपर्टीज में पहली चीज कलरलेस गैस है। कैसी गैस है, कलरलेस, कलरलेस गैस विद रॉटन एग स्मेल, विद रॉटन एग स्मेल, कलरलेस गैस विद रॉटन एग स्मेल। रॉटन एग स्मेल के साथ ये कलरलेस गैस होती है। ठीक है, सेकेंडली इसका रिड्यूसिंग नेचर है। कैसा नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर। अब मेरे को कैसे पता चला रिड्यूसिंग नेचर है, कैसे बताओगे आप रिड्यूसिंग नेचर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसको बताने का एक सिंपल तरीका है। कोई भी चीज अपनी अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, लोएस्ट या लोएस्ट लिख लो, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तब उसका नेचर होता है रिड्यूसिंग नेचर, तब उसका नेचर होता है रिड्यूसिंग नेचर। क्यों, क्योंकि जब वो अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तो खुद को क्या कर सकती है, वो ऑक्सीडाइज, और उससे नीचे तो जा नहीं सकती, विच मींस खुद को रिड्यूस तो कर नहीं सकती, तो खुद को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज, और दूसरे क्या करेगी, रिड्यूस। तो उसका नेचर कैसा सामने आता है, रिड्यूसिंग नेचर। लेकिन अगर कोई चीज अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तब उसका नेचर सामने आता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तब उसका सामने नेचर आता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्यों, क्योंकि जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नेचर में होगा तो उससे ऊपर तो जा नहीं सकता, विच मींस वो खुद को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता। अगर वो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता तो खुद को रिड्यूस तो कर सकता है, तो वो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये फैक्ट हमेशा याद रखना कि जो चीज अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन, लोएस्ट लिखो, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका रिड्यूसिंग नेचर, जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब जो बीच में है वो डिपेंड कर जाता है दूसरे किससे रिएक्ट कर रहा है, उसके बारे में बात हम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग नेचर, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर हो गया। ठीक है, अब रिड्यूसिंग नेचर में कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसके रिड्यूसिंग नेचर में कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं कि कैसे रिड्यूसिंग नेचर दिखता है ना। देखो आपके पास है H2S, और H2S का रिएक्शन आप बहुत सारे कंपाउंड से कराओ, जैसे X2, जैसे SO2, जैसे ऑक्सीजन, जैसे H2O2, ठीक है, जैसे एक और कौन सा कंपाउंड से करवा सकते हैं हम, X2 से करा दिया आपने, SO2 से करा दिया, ऑक्सीजन से करवा दिया, आप अब एक किससे करा लोगे, आप करवा लो यहां पर HNO3 से, चलो HNO3 से, है ना, ये कंपाउंड। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो जब H2S का रिड्यूसिंग नेचर है तो क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, है ना, इसको रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके कहां भेजेगा, इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब X2 क्या है, हेलोजन है, X2 क्या है, हेलोजन है। हेलोजन की सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1, तो वो क्या कर देगा, इसको X- में भेज देगा, ठीक है, और खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और क्या बना देगा, सल्फर, है ना, खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज और क्या बना देगा, सल्फर। अब ध्यान से देखना, यहां पर सल्फर -2 में था, यहां पर सल्फर 0 में, तो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और इसको क्या कर दिया, रिड्यूस। वैसे इसकी बात, यहां पर इसको कर देगा रिड्यूस, इसको कर देगा रिड्यूस, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और बना देगा साथ में सल्फर। अब ध्यान से देखो, यहां पर +4 में था, +4 से सल्फर कहां चला गया, 0, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस, और यहां पर -2 में था, -2 से कहां चला गया, 0, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ये बात समझ आती है। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये H2O प्लस सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन को कर दिया उसने ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ऑक्सीजन को कर दिया उसने रिड्यूस, -2 में ले गया, 0 पे था, -2 में ले गया, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ठीक है, इसके साथ अगेन वही H2O प्लस सल्फर प्लस O2। अब ध्यान से देखना कि क्या किया, अगर ध्यान से देखोगे तो सल्फर को क्या किया इसने, सॉरी ऑक्सीजन को क्या किया, यहां पर -1 में था ऑक्सीजन, -1 से कहां ले गया,
-2 में, ठीक है। और सल्फर क्या खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, सल्फर खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अगेन इस पे NO2 प्लस NO2 के साथ एक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा। चलिए नेसेंट ऑक्सीजन को हटा दें तो यहां पर सल्फर बन जाता है। यहां पर क्या बन जाता है, सल्फर। तो यहां पर क्या हो गया, HNO3 ने इसको ऑक्सीडाइज किया और क्या बना दिया, सल्फर। यहां पर HNO3 डाइल्यूट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट, ठीक है। तो HNO3 यूज किया, डाइल्यूट सल्फर NO2। तो सल्फर H2S की क्या प्रॉपर्टीज है, H2S में सल्फर क्योंकि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी प्रॉपर्टी कौन सी सामने आएगी, उसकी प्रॉपर्टी सामने आएगी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी सामने आएगी, रिड्यूसिंग, खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरे को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी। बात समझ आती है, बात समझ आती है। चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी बात करते हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड बस एक कंपाउंड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसकी हमें बारे में बात करनी है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रिपरेशन की। किसकी बात करेंगे हम, इसके प्रिपरेशन की, ठीक है। प्रिपरेशन की जब मैं बात करूंगा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सल्फर का रिएक्शन O2 के साथ कर दो लिमिटेड अमाउंट में तो क्या बन जाएगा, SO2। ये तो एक जनरल रिएक्शन हो गया। लेकिन एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखो ZNS का रिएक्शन O2 के साथ, ZNS का रिएक्शन O2 के साथ, या फिर FES का रिएक्शन O2 के साथ, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कहां पढ़े हैं ये रिएक्शन, ये भी तुम बताओ। ये रिएक्शन तुमने पढ़े हैं रोस्टिंग में। कहां पढ़े हैं, रोस्टिंग। मेटलर्जी करिए, मेटलर्जी करिए। मेटलर्जी में तुमने एक चीज पढ़ी होगी, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्टिंग में ये चीज पढ़ी होगी कि सल्फाइड्स को क्या करते हो, रोस्ट करते हो। और जब सल्फाइड्स को रोस्ट करते हो तो क्या बनाते हो, ZNO प्लस SO2 गैस। क्या बनाते हो, ZNO प्लस SO2 गैस। यहां पे क्या बनेगा, FeO प्लस SO2 गैस, FeO प्लस SO2 गैस, ठीक है। तो यहां पर क्या है, रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग में क्या होता है कि आपके जो सल्फाइड ओर्स हैं उनको ऑक्सीजन के थ्रू पास किया जाता है और ऑक्सीजन में क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज तो क्या होंगे, रिप्लेस होंगे, तो सल्फर क्या हो जाएगा, गैस बना के उड़ जाएगा और आपको ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। आपको क्या मिल जाएंगे, ऑक्साइड्स। ये बात समझ आ रही, ठीक है। तो इस तरह से इसकी प्रिपरेशन है। इसमें ये वाली प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोस्टिंग वाली प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रिपरेशन में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, प्रॉपर्टीज की क्या बात है कि कलरलेस गैस है, पहली चीज कलरलेस गैस, कलरलेस गैस विद कैसी स्मेल होगी, सल्फर किसमें बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है। सल्फर किसमें बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन में, तो क्या आएगी, बर्निंग सल्फर स्मेल, बर्निंग सल्फर स्मेल, बर्निंग सल्फर स्मेल, क्या आएगी, बर्निंग सल्फर स्मेल, ठीक है। तो SO2 इसका स्मेल कैसी होती है, बर्निंग सल्फर की। सल्फर जब ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है तो उसकी तरह स्मेल आती है, ठीक है। तो प्रिपरेशन आपने देखी, प्रॉपर्टीज देखी। अब इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, ठीक है। इसके रिएक्शंस के बारे में बात करें। देखो रिएक्शंस की जब बात करते हैं तो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन में होता है एडिशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होता है बेटा, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, ठीक है, कि ये ऐड होती है, रिएक्शंस के गैसेस क्या होती हैं, ऐड होती हैं। फॉर एग्जांपल SO2 का रिएक्शन O2 के साथ, ठीक है, SO2 का रिएक्शन O2 के साथ, तो गैसेस ऐड होंगी, गैसेस ऐड होकर क्या बना देंगी, SO3, क्या बना देंगी, SO3 +1 से +4 से +6। तो तुम इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हो कि +4 से +6 चला गया, लेकिन काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन भी है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन PbO2, इसमें लेड है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, रिएक्ट्स विद SO2, रिएक्ट्स विद SO2। अब आपको पता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने जब पढ़ा था तो आपको ये पता था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपको ये पता है कि लेड की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, +2। तो ये क्या करेगा, इसमें ऐड होके खुद को तो ऑक्सीडाइज कर देगा और लेड को क्या कर देगा, रिड्यूस। तो लेड को रिड्यूस करके क्या बना देगा, लेड +2 में, और खुद को ऑक्सीडाइज करके क्या भेज देगा, +6 में, तो बना देता है PbSO4। अगेन देखो एडिशन रिएक्शन ही है। कैसा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेड को भेज दिया +2 में, तो लेड को तो कर दिया इसने रिड्यूस, लेड को तो कर दिया इसने रिड्यूस, और खुद हो गया ऑक्सीडाइज, खुद हो गया ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो लेड हो गया रिड्यूस, खुद हो गया ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट SO2 + Cl2 रिएक्शन, जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा SO2Cl2। क्या बनाएगा, SO2Cl2। अब ध्यान से देखना, सल्फर यहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन वहां पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लोरीन यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन यहां पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसने क्लोरीन को क्या किया, रिड्यूस, क्लोरीन को क्या किया, रिड्यूस, और खुद क्या हो गया,
ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। बात समझ आती है? तो एडिशन रिएक्शन को जिस तरह से चलेंगे जहां पर आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन काइंड ऑफ सिमिलर हो रहा होगा, जब वो ऐड होगा तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। चलिए आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज जो है इसकी वो कुछ इस तरह से है कि सल्फर डाइऑक्साइड की दो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है, एडिशन और एडिशन को छोड़ के एक आती है रिडक्शन, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और एक काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब ये क्या बात हुई कि दोनों की तरह काम कर रहा है, बेटा जहां पर एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ये अपनी हाईएस्ट या लोएस्ट इन दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो तो इसकी दोनों प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है और लोअर, क्योंकि ये सेंटर पे इसके बीच में कहीं पर लाई कर रहा है और इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये हायर में भी जा सकता है और लोअर में भी, उसके दोनों नेचर आते हैं, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग। तो वही बात की थी, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट में नहीं है उसके दोनों नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है, और दोनों नेचर सामने आएंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग कहां आएगा, देखो SO2 Cl2 H2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका नेचर कौन सा दिख रहा है, तो देखो इसके सामने जो रिएक्ट कर रहा होगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है। देखो अब Cl2 का जनरल नेचर क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना। Cl का नेचर कैसा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस। तो Cl खुद को रिड्यूस करेगा, Cl माइनस बनाएगा, और इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो इसको ऑक्सीडाइज करके भेज देगा SO4 2 माइनस में। अब ध्यान से देखना, ये +4 था, यहां से +6 हो गया, ये 0 था, यहां से -1 हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी, जो दूसरा रिएक्टेंट है उसकी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगी कि SO2 का नेचर कैसा होगा। अगर दूसरे वाले का नेचर कैसा है, रिड्यूसिंग है, तो वो क्या करेगा। अब देखो, अब अगर मैं यहां पर मैंने Cl2 के बेसिस पे बताया, अब मैं SO2 के बेसिस पे बताऊंगा। SO2 ने Cl2 के साथ क्या किया, SO2 ने Cl2 के साथ रिडक्शन किया और खुद को क्या किया, ऑक्सीडाइज। तो क्या नेचर आएगा, रिड्यूसिंग नेचर। तो दूसरे वाले की प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगी कि SO2 की प्रॉपर्टी क्या है। अगर यहां पर रिड्यूसिंग, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग है, तो SO2 की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग। SO2 की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग। अब ये रिएक्शन हुआ तो यहां पर सेटिस्फाई करने के लिए वाटर है H2SO4, और यहां पर H2 लगा दो, इस तरह से H2SO4 बन जाए। ठीक है, SO2 Cl2 और H2 रिएक्ट करेंगे तो HCl प्लस H2SO4 बन जाए। ठीक है, वैसे ही अब देखो यहां पर कैसा नेचर आया, रिड्यूसिंग नेचर। यहां पर कैसा नेचर आया, रिड्यूसिंग। Cl को रिड्यूस कर दिया, कहीं जगह पर ऑक्सीडाइजिंग हो गया, जैसे CO प्लस SO2। अब ये रिएक्शन है, अब जब ये रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा CO2 और सल्फर में। अब ध्यान से देखना, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कहां चला गया, +4 चला गया। तो क्या कर दिया इसने, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। क्या कर दिया इसने, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और जगह देखो, H2S प्लस SO2। अब ध्यान से देखना, अगर आपने मेटलर्जी पढ़ी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के हम बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। स्मेल्टिंग में यूज होगा, स्मेल्टिंग में यूज होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर इसका नेचर कैसा हो रहा है, रिड्यूसिंग, तो दूसरे वाले का नेचर कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। यहां पर इसका नेचर कैसा हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, तो इसका नेचर कैसा होगा, रिड्यूसिंग। बस समझ आ रही। तो क्योंकि इसका नेचर पे डिपेंड करेगा इसका नेचर अगर रिड्यूसिंग है तो ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, इसका नेचर अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो रिड्यूसिंग हो जाएगा। इस केस में यहां पर ये रिड्यूसिंग है तो इसका नेचर कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। SO2 का नेचर कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। अगेन H2S और SO2, H2S का नेचर कैसा होता है, वो तो हमेशा रिड्यूसिंग होता है, तो SO2 का नेचर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। और जब ये रिएक्शन अकर करेगी तो क्या बनता है, H2O प्लस सल्फर। क्या बनता है, अभी रिएक्शन किया था हमने, H2O प्लस सल्फर। अच्छा एक और रिएक्शन देखो, आपके पास Fe प्लस SO2 है। Fe क्या है, मेटल है। मेटल का नेचर क्या होता है, खुद को ऑक्सीडाइज करना, दूसरे को रिड्यूस करना, विच मींस यहां पर मेटल का नेचर क्या है, रिड्यूसिंग, तो SO2 का नेचर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। SO2 क्या कर रहा होगा, Fe को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा और इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज रहा होगा और यहां से खुद को रिड्यूस कर दे रहा होगा। तो ये बात आपको समझ आती है कि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर की जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें वो डिपेंड करेगी कि सामने वाला कैसा है। अगर सामने वाला रिड्यूसिंग नेचर का है तो वो कैसा प्रॉपर्टी दिखाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। अगर सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का है तो वो कैसा नेचर दिखाएगा, रिड्यूसिंग। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करेगा दूसरा वाला, वो खुद की अपनी प्रॉपर्टी डिटरमाइन नहीं कर रहा क्योंकि वो बीच में नहीं फंसा है, तो वो अपने हिसाब से प्रॉपर्टी डिटरमाइन नहीं करता, जो सामने वाला रिएक्टेंट है उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब SO2 का ना एक स्पेसिफिक एक्शन आता है, वो आता है ब्लीचिंग एक्शन। तो उसके बारे में बात करते हैं। कैसा एक्शन आता है, ब्लीचिंग एक्शन।
ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन आता है, स्पेसिफिक एक्शन है, ज्यादा जगह पे, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप क्लोरीन और SO2 की बात करेंगे तो ये दोनों ही कई बार पूछ ली जाते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखो SO2 को जब आप एक्सेस ऑफ वाटर में डालोगे, SO2 को जब आप एक्सेस ऑफ वाटर में डालोगे तो टेंडेंसी क्या होगी, SO2 क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करके H2SO4 बना देगा और साथ में एक नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से। नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से रिएक्ट करेगा और उसको ब्लीच कर देगा। उसको क्या कर देगा, ब्लीच। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक जो SO2 का एक्शन है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है, हाइड्रेटेड, है ना। तो इसके लिए हाइड्रेशन जरूरी है, वाटर जरूरी है, पहला चीज। सेकेंड, जो इसका एक्शन है वो हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है, और हाइड्रोजन जब भी किसी पे लगता है तो रिड्यूसिंग नेचर जैसा लगता है ना। तो यहां पर कैसा होगा, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन। कैसा नेचर होगा, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन। कैसा नेचर होगा, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन, है ना। रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन ये शो करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन रिड्यूस कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ब्लीच कर रहा है, और जब हाइड्रोजन ब्लीच करता है तो क्या आता है, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन। तीसरा, जब भी रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन हो तो वो टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन होता है। कैसा होता है, टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन। जब भी हाइड्रोजन अगर रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन होगा तो कैसा होगा, टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन। ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। इससे रिलेटेड कई बार जब हम हेलोजन पढ़ेंगे तो मैं इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। ठीक है, वो हेलोजन क्लोरीन के साथ आता है। इन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन। रिड्यूसिंग ब्लीचिंग टेम्परेरी एक्शन, तो रिड्यूसिंग भी है, ब्लीचिंग भी है, टेम्परेरी है, मतलब ये सारे हाइड्रेटेड SO2। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रहने चाहिए कि SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, वो रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन होगा और वो टेम्परेरी होगा। ठीक है, जहां भी रिड्यूसिंग है वहां टेम्परेरी मान के हमेशा चलना, क्योंकि टेम्परेरी वो हमेशा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको H को रिमूव करना आसान रहता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके बैठो इसको, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की, है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं। नेक्स्ट है सल्फर ट्राइऑक्साइड। नॉट एज इंपॉर्टेंट एज सल्फर डाइऑक्साइड, बट ठीक है, एक बार कर लेके देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन प्रिपेयर कैसे होगा, SO2 का रिएक्शन O2 के साथ आपको मिल जाता है SO3। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड, दिस इज द प्रिपरेशन मेथड, नॉर्मल प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से, है ना, इस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, SO2 का रिएक्शन H2SO। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी। नेक्स्ट, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उसका नेचर होगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर। कैसा नेचर होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, है ना, उसका नेचर होगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, कैसा नेचर होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और कैसा करेगा, देखो SO3 प्लस आपके पास HBr, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा Br को, और Br को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, Br2, और साथ में बना देगा क्या, साथ में क्या बना देगा, साथ में बना देगा SO2 प्लस यहां पर बना देगा H2। ठीक है, H2 इस तरह से बना देगा। नेक्स्ट आपके पास है SO3, उसका रिएक्शन P4 के साथ, तो इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा P2O5, साथ में बना देगा SO2। ठीक है, तो जब भी याद रखो, जब भी SO3 का रिएक्शन होगा, क्योंकि वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका नेचर कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जो भी चीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी उसका नेचर कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। ठीक है, चलिए ये होगी बेटा बात सल्फर ट्राइऑक्साइड की, है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात हमने कर ली। बात करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड की। किसकी बात करते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, H2SO4। ठीक है, कैसे रिएक्शन करेगा, देखो प्रिपरेशन, पहली चीज इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन नाम क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या नाम है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस नाम। ठीक है, क्या करते हैं हम सल्फर का रिएक्शन O2 के साथ करवाते हैं और बनाते हैं SO2। ठीक है, SO2, इस SO2 का रिएक्शन विद O2 करवाएंगे और V2O5 की प्रेजेंस में बनवाएंगे SO3। ठीक है, इस SO3 का रिएक्शन विद H2SO4 बनाते हैं हम H2S2O7। दिस इज नोन एज ओलियम। क्या कहा जाता है, ओलियम। ठीक है ना, ठीक
ठीक है, ओलियम, ठीक है। और फिर इस H2SO7 का रिएक्शन हम पानी के साथ करवा के बनाते हैं H2SO4। अब ऐसा क्यों किया कि मैंने ये रिएक्शन इसके साथ करवाया? अब ध्यान से समझना कि जब SO2 का रिएक्शन आप पानी के साथ कराओगे तो एसिड बनेगा, और जब ये एसिड बनेगा तो क्या होगा, एसिड बनना इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। कभी आपने सुना होगा कि कभी भी एसिड में हम पानी नहीं डालते, हम पानी में एसिड डालते हैं ताकि वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो थोड़ा स्लो। तो जो SO3 प्लस H2 का रिएक्शन होगा वो इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा कि हो सकता है वो बीकर जो है वहां पर आग लग जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ऑलरेडी इसको किसमें डिसॉल्व कर देते हैं, एसिड में, ठीक है। और फिर उसके ऊपर उस एसिड को हम हल्के हल्के करके पानी में डालते हैं, ठीक है। तो एसिड को आप पानी में डाल सकते हो, पानी में आप एसिड नहीं डाल सकते। पानी में आप एसिड को, हाँ पानी में आप एसिड क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि एसिड को आप पानी में डाल सकते हो। पानी अगर बहुत सारा है और एसिड ऊपर से डाल रहे हो तो पानी क्या करेगा, उस हीट को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अगर आपने बहुत सारे एसिड में थोड़ा सा ही पानी डाल दिया तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और हो सकता है बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो जाए, ठीक है। तो आप एसिड में पानी नहीं डाल सकते, आप पानी में एसिड डाल सकते हो। किसमें डाल सकते हो, नीचे पे अगर पानी है, अगर H2O है तो इसके ऊपर से क्या डाल सकते हो, एसिड डाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एसिड में पानी नहीं डाल सकते, उल्टा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बट क्योंकि इसका लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो क्या करेगा, उस हीट को ये अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, पहले इसको डिसॉल्व करते हैं H2SO4 में, H2H2O7 बनाते हैं, और फिर इसको पानी में डालते हैं और फिर बनाते हैं H2SO4, ठीक है। इस तरह से हम H2SO4 का रिएक्शन, H2SO4 को प्रिपेयर करते हैं। इसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। चलिए, ये होगी बात प्रिपरेशन की। अब रिएक्शंस की बात करें, H2SO4 की रिएक्शंस की बात करें। और जो H2SO4 की रिएक्शन है उसको बहुत जनरलाइज वेज में बोलता हूं मैं कि जब H2SO4 रिएक्ट करता है तो उसके तीन नेचर दिखाई देते हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड, अगर वो कंसंट्रेटेड है तो उसका एक नेचर दिखाई देगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्या नेचर दिखाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाई देगा तो एक स्पेसिफिक गैस रिलीज होगी, SO2 गैस, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस, और रिड्यूस करके कौन सी गैस रिलीज करेगा, ऑक्सीडाइज, SO2, ठीक है। अगर मेरे पास कंसंट्रेटेड ही है, लेकिन कंसंट्रेटेड के साथ मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें पानी है, वाटर है, तो यहां पर वो डिहाइड्रेटिंग नेचर भी दिखाता है। कैसा नेचर दिखाता है, डिहाइड्रेटिंग, पानी को एक्सट्रैक्ट करने वाला नेचर भी दिखाता है, डिहाइड्रेटिंग नेचर भी दिखाता है। और जब ये डाइल्यूट फॉर्म में आ जाए, तो ये एसिडिक नेचर दिखाता है। कैसा नेचर दिखाता है, एसिडिक। तो इसके तीन फॉर्म है, कंसंट्रेटेड और दो में कंसंट्रेटेड में, एक फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाएगा जब इसमें SO2 गैस निकलेगी, दूसरे फॉर्म में डिहाइड्रेटिंग नेचर दिखाएगा जिससे पानी एक्सट्रैक्ट करेगा, और तीसरे फॉर्म में जब ये डाइल्यूट होगा तो एसिडिक नेचर दिखाएगा। अब इसके रिएक्शंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, क्या रिएक्शन है, देखो आपके पास कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से। अब ये रिएक्शन जैसे कर रहा है ना, वैसे नाइट्रेट भी रिएक्शन करता है। नाइट्रेट का रिएक्शन होता है तो कॉपर नाइट्रेट बनता, यहां पर क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। और सल्फर के कोई ऑक्सीडाइजिंग है तो कौन सी गैस रिलीज होगी, वहां पर NO2 होती है, यहां पर SO2 होगी, वहां पर NO2 होती है, यहां पर SO2 होगी। ये बात समझ आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिहाइड्रेटिंग, C12H22O11 कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इस केस में क्या करेगा, देखो यहां पर कोई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नहीं है, तो यहां पर क्या करेगा, यहां पर ये वाटर एक्सट्रैक्टिंग का काम करेगा, और वाटर एक्सट्रैक्ट करके ले जाएगा, कितना हो जाएगा, 22H2O, वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया, साथ में कार्बन छोड़ दिया 12H, साथ में कार्बन छोड़ दिया 12H। तो यहां पर कैसा काम किया, क्योंकि इसने वाटर को रिमूव कर दिया, तो कैसा काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे। कैसे काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा, ठीक है ना। कैसे काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग। और तीसरा जो सबसे आखिरी आएगा वो अगर एसिड की तरह, तो Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4। जब ये रिएक्शन होता है तो ये कैसा बिहेव करता है, एज एन एसिड, और एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो Zn खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज, और जब वो एसिड खुद को ऑक्सीडाइज करता है तो एसिड के H को रिड्यूस करता है। ये हमने पढ़ा था एस ब्लॉक में कि मेटल की जो टेंडेंसी होती है खुद को ऑक्सीडाइज करने की और एसिड के H को रिड्यूस करने की। तो एसिड के H को रिड्यूस करके क्या बना देगा, H2 गैस, क्योंकि मेटल ने खुद को ऑक्सीडाइज किया, इधर से H को रिड्यूस किया, और साथ में बना दिया ZnSO4, साथ में बना दिया ZnSO4, ठीक है ना। तो याद रखना मेटल की टेंडेंसी क्या है, खुद को ऑक्सीडाइज करने की और एसिड के एसिडिक H को रिड्यूस करने की। उसने H2S गैस बना दिया।
तो इस तरह से इसका रिएक्शन वेरी करेंगे, जहां पर ऊपर पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बीच में डिहाइड्रेटिंग एजेंट और तीसरा ये एसिडिक बेस में बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो बस बेटा एस सल्फर वाले कंपाउंड्स में बस इतना ही, इससे ज्यादा इसमें कंपाउंड्स में है नहीं। ठीक है, बट आपको ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए, खासकर ये वाला रिएक्शन, इसकी रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछ ले जाते हैं, ये रिएक्शन याद रहनी चाहिए। बाकी बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।